नमस्ते, शैल्बी हॉस्पिटल जबलपुर के फेसबुक पेज पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं शैल्बी हॉस्पिटल के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष तिवारी सर। सर, आपका स्वागत है। आपका एक संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष तिवारी। मैं हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ शैल्बी हॉस्पिटल जबलपुर में, और आज हमेशा की तरह ट्यूसडे को आपका स्वागत है। सर, जैसे कि आज का हमारा विषय है हृदय रोग मिथ्स एंड फैक्ट, तो आज हम मिथ्स एंड फैक्ट के बारे में बात करेंगे। मेरा पहला मिथ आपसे यह है कि 40 साल से कम उम्र में सीने का दर्द गैस का ही दर्द होता है, हार्ट का दर्द नहीं हो सकता। क्या यह बात सच है? तो विश्व हृदय दिवस जो हम सितंबर के महीने मनाते हैं, तो उसमें हमने एक सीरीज रखी है मिथ्स एंड फैक्ट्स की, और कार्डियोलॉजी या हृदय रोग विभाग में मिथ्स की भरमार है। तो हमारा एक कोशिश रहेगी इस महीने में कि जो भी हमारे पास डे टू डे में मिथ्स आते हैं या भ्रम आते हैं हार्ट की बीमारी के विषय में, वो हम आपसे साझा करें, और जिससे यह बात आप जन जन तक पहुंचा सकें। पहला मिथ आपने पूछा कि जब भी 40 साल से कम यंग आदमी को जब भी कुछ सीने में भारीपन होता है या जलन होती है, तो उसको हमेशा गैस का मान के चलते हैं। तो और ये मिथ है, ये पूरी तरीके से मिथ है या भ्रम है कि 40 साल से कम के व्यक्ति को जो पहले से हष्ट पुष्ट है उसको हार्ट की बीमारी नहीं हो सकती। यंग पेशेंट में हार्ट अटैक की संख्या स्पेशली भारत में लंबे समय से बढ़ती आ रही है, और अब ये अलार्मिंग लेवल पे पहुंच चुकी है, स्पेशली पोस्ट कोविड सिनेरियो में। तो मेरा कहना ये रहेगा कि चाहे सीने का दर्द किसी भी उम्र पे हो, चाहे वो 20 साल पे हो, 25 साल पे हो, 30 साल पे हो, और 20 साल से यंग को भी हो, हमेशा एक बार उसका इवैल्यूएशन कराना चाहिए। और उसका जनरल इवैल्यूएशन और जो शुरुआती निदान में बहुत कोई बड़ी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं होती। 1 या 2 टेस्ट होते हैं, और बहुत ही सस्ते सुलभ टेस्ट होते हैं, जिसमें आप अपने नजदीकी फिजिशियन से भी मिल सकते हैं। हो सकता है आपको कार्डियोलॉजिस्ट या हृदय रोग विशेषज्ञ की जरूरत ना पड़े। तो इस बात को बिल्कुल ये पूरी तरीके से भ्रम है कि 40 साल से यंग आदमी को हार्ट की दिक्कत नहीं हो सकती। हार्ट हृदय की बीमारी किसी भी व्यक्ति को हो सकती है, किसी भी तरह से हो सकती है। तो आप हमेशा, हाँ, जो लोग पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, जो पूरी तरीके से डायबिटिक नहीं है, हाइपरटेंसिव नहीं है, ब्लड प्रेशर के मरीज नहीं है, या जिनको और कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं, उनको रिस्क की कम होती है। इसका मतलब यह है कि अगर एक 60 साल के व्यक्ति जिसको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किडनी की बीमारी है, और उसको सीने में भारीपन या जलन होता है, तो हृदय रोग होने की संभावना कम से कम 10 से 15 गुना ज्यादा होगी बनिस्बत उस व्यक्ति के जो 30 साल का है, डेली व्यायाम करता है, और उसको कोई कोमॉर्बिडिटी या बीमारी नहीं है। तो रिस्क कम होती है, लेकिन हर उम्र पे हार्ट की बीमारी हो सकती है। इसलिए यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। इसलिए हर उम्र में जब भी आपको कोई भी सीने में दर्द, भारीपन, सांस फूलना होता है, तो उसको चेक करवाना चाहिए। सर, क्या अगर इको टेस्ट सही है तो हार्ट की नसों में ब्लॉकेज नहीं हो सकता? तो बिल्कुल, कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि हमारा तो इको नॉर्मल था, इनको हार्ट की बीमारी कैसे हो गई। तो हृदय रोग के निदान के लिए कुछ टेस्ट की जरूरत होती है। वो टेस्ट क्या होते हैं? कॉमनतः, सामान्यतः कौन से टेस्ट अवेलेबल हैं, और ये टेस्ट आजकल हर बड़े छोटे शहरों में उपलब्ध है, जैसे कि ईसीजी की जांच, जैसे कि इको या हृदय की सोनोग्राफी की जांच, टीएमटी या ट्रेडमिल टेस्ट, और आगे एंजियोग्राफी टेस्ट। जिसमें से पहले 3 टेस्ट जो हैं वो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या ओपीडी में उपलब्ध है। एंजियोग्राफी की सुविधा अगर आप देखेंगे तो केवल 2% या 1% अस्पतालों में ही होती है। तो ये 3 टेस्ट जो होते हैं, जो ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी और टीएमटी टेस्ट, इन टेस्ट की सुविधा लगभग हर जगह उपलब्ध होती है। तो इस पर कई बार पेशेंट बोलता है कि हमारा इको नॉर्मल था, लेकिन हमारा एंजियोग्राफी किया तो आपने ब्लॉकेज निकले, तो कैसे पता चला? या कई बार पूछता है कि आप इको करके देख लीजिए, अगर आपके इको में कुछ प्रॉब्लम आएगी तो हम एंजियोग्राफी कराते हैं, अगर इको नॉर्मल होगा तो सर एंजियोग्राफी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा कहना ये है कि ये टेस्ट अलग अलग चीजों को बताते हैं। जबकि ईसीजी आपको बताती है कि आपको कोई रिदम डिसऑर्डर, धड़कन की बीमारी, कोई पुराना हार्ट अटैक, कोई नया बड़ा हार्ट अटैक तो नहीं है। इको आपको बताता है कि आपको कोई साइलेंट हार्ट अटैक तो नहीं है, पहला। दूसरा, ये बता सकता है कि आपके हार्ट की पंपिंग कैसी है। दूसरा, कोई वाल्व की बीमारी है, ये बता सकता है। जैसे आप सोनोग्राफी में अपने पेट के सारे अंग को देखते हैं, ऐसे ही इकोकार्डियोग्राफी आपके हार्ट के सारे कमरों को, 1, 2, 3, 4 जो हार्ट के कक्ष होते हैं उनको देखता है। उसमें लगने वाले दरवाजे या पल्लों को या वॉल्व्स को देखता है, इस बारे में देखता है। हार्ट की ओवरऑल पंपिंग या हार्ट की पंपिंग क्षमता को बताता है।
यह इस बात को बिल्कुल नहीं बताता कि आपकी हार्ट की नसों में कैसे ब्लॉकेज होता है। तो अगर आप देखना चाहें तो ये एक हार्ट का मॉडल है, इसके अंदर ये हार्ट की पंपिंग होती है और यहाँ पे ऊपर नसें होती है। तो जो इको होता है वो केवल हार्ट की पंपिंग को बताता है, और जबकि टीएमटी इनकी हार्ट की नसों में होने वाले ब्लॉकेज को बताता है। तो अगर किसी व्यक्ति का टीएमटी नॉर्मल है तो उसके हार्ट में नसों में ब्लॉकेज होने की संभावना कम होती है। उसकी पंपिंग और टीएमटी आपको पंपिंग के बारे में नहीं बताएगा। तो ये तीनों टेस्ट अलग अलग चीजों को बताते हैं, और कई बार इन तीनों टेस्ट की जरूरत पड़ती है व्यक्ति को पता करने के लिए कि हार्ट के अंदर वो बीमारी है कि नहीं। जैसे मिडिल एज ओल्ड में, मिड महिलाओं में या ओबीज पुरुषों में सांस फूलने की समस्या बहुत कॉमन है। अब वो स्पेशली अगर पेशेंट स्मोकर भी है तो अब ये सांस फूलना हार्ट के पंपिंग की वजह से भी हो सकता है, ये सांस फूलना हार्ट की नसों में चोकिंग की वजह से भी हो सकता है, ब्लॉकेज की वजह से हो सकता है, यह सांस फूलना उसको स्मोकिंग की वजह से या तंबाकू बीड़ी पीने की वजह से फेफड़ों में होने वाले परिवर्तन की वजह से भी हो सकता है, और ये सांस फूलना उसको केवल ओबेसिटी की वजह से भी हो सकता है। कुछ ओबेस पेशेंट को अपने आप ही सांस फूलने की तकलीफ होती है तो वो भी हो सकता है, या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो सकता है। तो इन सब टेस्ट को जानकारी करने के लिए इन सब बेसिक टेस्ट की जरूरत पड़ती है। तो ये पूरी तरीके से मिथ है कि अगर आपको इको अगर नॉर्मल है तो आपको किसी आगे टेस्ट की जरूरत नहीं। सर, जैसे एक मिथ ये भी सुनने में आता है कि बीपी की दवाई खाना अच्छी बात नहीं है। एक बार बीपी की दवाई चालू हो जाती है तो वह कभी बंद नहीं होती। तो ये आपका डे टू डे क्वेश्चन है। जितने भी लोग इस फेसबुक लाइव को देखेंगे या देख रहे हैं, उनके कई सारे घरों में ये मिथ है कि एक बार बीपी की दवाई चालू हुई तो बीपी की दवाई बंद नहीं होगी। मरीज को बीपी की दवाई की आदत पड़ जाएगी, शरीर को बीपी की दवाई की आदत पड़ जाएगी। तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो मानव शरीर है वो बीपी की दवाई का आदी नहीं होता। यह बात बिल्कुल सही है। जो लोग ड्रग्स लेते हैं, कि ड्रग्स जब लेते हैं, स्पेशली कुछ स्पेशल ड्रग्स होती हैं जो जिनके आप आदी पड़ सकते हैं, या नशा करने वाले होते हैं। लेकिन हार्ट के केस में ऐसा नहीं है, ब्लड प्रेशर के केस में ऐसा नहीं है। अगर आप ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं तो अगर आपको बीपी की दवाई की जरूरत नहीं है, आपका शरीर आपको खुद बता देगा। कैसे? आपको थकावट होने लगेगी, आपका बीपी कम होने लगेगा। तो अगर आपको बीपी की दवाई की जरूरत नहीं है तो आपका शरीर आपको बताएगा, आपकी बीपी रिकॉर्डिंग आपको बताएगी, आप धीरे धीरे दवाई बंद कर सकते हैं। मेरे एक्सपीरियंस में जो मरीज अपने डॉक्टर की सलाह मानते हैं और ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन आज 2023 में 30 से 35% लोगों को है इंडिया में। 35% मतलब हर तीसरे व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की बीमारी। आश्चर्यजनक तरीके से उनमें से केवल 10 से 20% लोग हैं जिनका ब्लड प्रेशर पूर्ण रूप से कंट्रोल है। इसका मतलब ब्लड प्रेशर की बीमारी एक विकराल रूप धारण कर चुकी है इंडिया में, और ब्लड प्रेशर की बीमारी की वजह से आगे हार्ट की बीमारी होने की संभावना काफी होती है अगर 5 साल में अगर आपने इसको ठीक से नहीं रखा। तो ये बहुत बड़ा भ्रम है। तो मैं हमेशा चाहूंगा कि आप सभी लोग अपना ब्लड प्रेशर की दवाई लें, अपने फिजिशियन से फॉलोअप में रहें और अपने बीपी रेगुलर मॉनिटर करते हैं। ऐसा देखा गया है कि 20% लोगों का ब्लड प्रेशर की दवाई या तो मिनिमम हो जाती है या बंद हो जाती है अगर 6 महीने तक अगर उसको ठीक से फॉलो करते रहें। तो अगर आपकी बीपी की दवाई बंद हो जाए 6 महीने में या साल भर में, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। या आपकी दवाई अगर 3 दवाइयां चलती हैं, 2 दवाइयां चलती हैं तो इसके बारे में एक बात और बताना चाहूंगा कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल केवल फार्माकोलॉजिकल नहीं होता, वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। भारतीय खाने में अचार, पापड़, नमक, तेल की बहुत ताकत है, और जैसे ही व्यक्ति इन सब चीजों का परहेज करता है, अतिरिक्त नमक का सेवन करना बंद कर देता है, 10 में से 8 लोगों का ब्लड प्रेशर वैसे ही नॉर्मलाइज हो जाता है अगर वो लोग ग्रेड 1 हाइपरटेंशन में। और अगर कोई ग्रेड 2 या ग्रेड 3 हायर हाइपरटेंशन में तो उसकी दवाई कम हो सकती है, वो ग्रेड 1 में आ जाती है। तो बिल्कुल घबराए नहीं, ब्लड प्रेशर की दवाई लें। आपका बीपी नॉर्मल होना चाहिए, चाहे वो दवाई के साथ रहे या दवाई के बिना रहे। सर, नेक्स्ट मिथ हमारा ये है कि एंजियोग्राफी होने के तुरंत बाद एंजियोप्लास्टी होना जरूरी है। क्या हार्ट के मरीजों में ऐसा होता है? तो इसमें बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि एंजियोग्राफी हो गई और टेबल पे डॉक्टर ने बताया कि 90% ब्लॉकेज है, तुरंत स्टेंट डालना पड़ेगा, जबकि हमको कोई हार्ट अटैक नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल सोचना गलत है। एक्सेप्ट हार्ट अटैक के पेशेंट में, हार्ट अटैक यानी हृदयाघात या मायोकार्डियल इंफार्क्शन, एमआई पेशेंट जो होते हैं, जिनमें आपको आज ही दर्द हुआ होता है या कल दर्द हुआ होता है और आपको सीने में नया ब्लॉकेज होता है जो पिछले 1-2 दिन पुराना है। इस तरीके के मरीजों में हमेशा तुरंत स्टेंटिंग की जरूरत पड़ती है। उसमें से भी कुछ मरीज ऐसे हैं जैसे
जैसे कि कुछ मरीजों को आप गुब्बारे से या खून का थक्का देकर छोड़ सकते हैं। इसके अलावा हर तरीके के मरीजों में आप एंजियोग्राफी करा के टाइम ले सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और बाद में स्टेंट करवा सकते हैं या ऑपरेशन करवा सकते हैं। अब इसमें यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि यह कई बार फैमिली को ये बात को समझना इम्पोर्टेंट है कि आप लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमेशा अपने डॉक्टर से, क्या स्टेंटिंग अभी कराना जरूरी है। इसमें नुकसान क्या है कि अगर एक बार पेशेंट टेबल पे गया तो अगर 2 दिन बाद, 3 बार, 4 दिन बाद जाता तो उसको दोबारा सुई लगने की संभावना होती है। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति पे किसी भी टाइम पे अगर आपको किसी भी लगता है कि हमको सेकंड ओपिनियन की जरूरत है या हम अभी नहीं कराना चाहते तो हार्ट अटैक को छोड़ के बाकी सारी बीमारियों, हार्ट अटैक में क्या क्या आता है, अनस्टेबल एंजाइना आता है और जिसमें बैठे बैठे सीने में दर्द हो जाता है, और नॉन एसटीएमआई आता है और स्टेमी आता है। स्टेमी मतलब मेजर हार्ट अटैक। तो इन बीमारियों को छोड़ के बाकी सभी में आप थोड़ी देरों में या थोड़े बाद भी करा सकते हैं स्टेंटिंग, या आप ऑपरेशन बाद में भी करा सकते हैं। और इमीडिएटली 99% केस में जान को कोई खतरा नहीं होता, मरीज आराम से अपना टाइम ले सकता है, 48 घंटे 72 घंटे जितना भी लेना चाहिए। सर, जैसे कि अभी हमने स्टेंट का बात किया तो इसके लिए भी एक मिथ है कि स्टेंट की एक उम्र होती है और बाईपास के बाद ये ज्यादा समय तक नहीं चलता, या इसका भी एक उम्र होता है, तो ऐसा कुछ होता है क्या? तो स्टेंट एक आपके शरीर का अंग बन जाता है और जैसे आप अपने सारे अंगों की अपने घर की देखभाल करते हैं, अगर उसकी देखभाल ठीक से की जाए तो आपके घर की इमारत जैसे अगर आप ठीक से देखभाल करते हैं तो सालों सालों चलती रहती है, उसकी कोई उम्र नहीं होती। ऐसी ही स्टेंट की कोई उम्र नहीं होती। अगर आपके घर में पानी पड़ेगा या आपके घर की सीलन है तो जल्दी से घर खराब हो सकता है। ऐसे ही आपके घर में हार्ट की बीमारी में भी ऐसे ही, अगर आपका डायबिटीज कंट्रोल नहीं, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं है, तो ये सारे स्टेंट धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। चाहे वो स्टेंट हो या बाईपास हो या हार्ट की कोई बीमारी हो, बीमारी बढ़ती है। लेकिन अगर आपने उसको ठीक से कंट्रोल कर लिया तब 90% केस में आपकी बीमारी बढ़ने के चांसेस नहीं है। लेकिन 10% इतना सब कंट्रोल होने के बावजूद भी 10% मरीजों में देखा गया है कि हार्ट की बीमारी को आपके जीन्स भी कंट्रोल करते हैं। जीन्स मतलब आपकी कोशिकाओं में ऐसी प्रवृत्ति होती है जिसमें ब्लॉकेज आपके बढ़ती है। तो इस तरीके के केस में अगर 10 में से 9 लोगों को कंट्रोल कर सकते हो आप, लेकिन 10% लोगों को फिर भी बीमारी बढ़ती है, तो उसके प्रिवेंशन के लिए आपको थोड़ा सजग रहना होता है, अतिरिक्त सावधानी बरतनी होती है अगर कोई ऐसा संशय अगर होता है तो। लेकिन कम से कम आप 90% लोग बच सकते हैं अगर ठीक से ध्यान रखें। बहुत बड़ा मिथ है स्टेंट की कोई उम्र होती है। अगर स्टेंट का प्लेसमेंट ठीक से हुआ है, फाइनल रिजल्ट आपके एंजियोप्लास्टी का अच्छा है और अगर आप सही तरीके का सारे परहेज फॉलो करते हैं तो 90% चांस है कि आपके स्टेंट की कोई उम्र नहीं है। अभी आज इस हफ्ते में कम से कम 90s के, 2005 के, 2010 के 12, 13, 15 साल की स्टेंटिंग बिल्कुल नॉर्मल चल रही है और अच्छी चलती रहती है। और 2 साल पुराना स्टेंट भी बंद हो सकता है बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर, जिसमें से मैंने आपको कुछ बताया। सर, क्या स्टेंट ऑपरेशन के बाद मरीज पूरी तरह से ठीक हो सकता है? बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन होता है कि स्टेंट कर दिया, अब मरीज कभी भी सांस फूल गई तो क्या पूरा आराम क्यों नहीं लगा? बिल्कुल सामान्य क्वेश्चन है, मुझे भी पूछना चाहिए, आपको भी पूछना चाहिए और एक कॉमन क्वेश्चन। तो इसका आंसर है कि जिस तरीके की बीमारी है उसमें हार्ट की पंप को कितना नुकसान पहुंचा। अगर हार्ट को कोई नुकसान पहुंचा है, हार्ट की पंपिंग को नुकसान पहुंचा है, हार्ट की नसों में और बाकी छोटे छोटे ब्लॉकेज भी हैं, तो हो सकता है आपको हार्ट के ऑपरेशन के बाद पार्शियल आराम लगे। यहाँ पे ये लोग समझना भूल जाते हैं कई बार कि यह जो ऑपरेशन किया जाता है हार्ट का, चाहे तो स्टेंटिंग हो चाहे बाईपास, जब ये जान बचाने के लिए किया जाता है तो एक्चुअली आपकी जान बचाने के लिए ऑपरेशन किए जाते हैं। तो उससे आपको मोर्टेलिटी का तो फायदा हो जाता है। मोर्टेलिटी का फायदा मतलब अगर किसी पेशेंट की जान जा सकती है तो जान तो बच जाती है, लेकिन थोड़ा बहुत सांस फूलना, थोड़ा बहुत दर्द बना रह सकता है, स्पेशली अगर कोई वैलिड रीजन हो। हाँ, अगर आपकी एक ही नस में ब्लॉकेज था और वो पूरी तरीके से ठीक हो गया, हार्ट की पंपिंग भी नॉर्मल है, तो क्या आपको फिर हार्ट का दर्द नहीं होना चाहिए। और उसको दर्द को कंफर्म करने के लिए कई सारे तरीके होते हैं और अधिकांश मरीजों में जिनमें कंप्लीट रिवेस्टोरेशन हो जाता है, हार्ट की सारी नसें खुल जाती हैं और हार्ट की पंपिंग नॉर्मल होती है, उनमें 95% चांस होते हैं कि मरीज को कोई तकलीफ नहीं रहती। ये मिथ है कि ऐसी कोई बात नहीं कि अगर एक बार स्टेंट लग गया तो पूरी तरीके से हमेशा ठीक हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हार्ट की बीमारी की अपनी एक बीमारी होती है और स्टेंट लगाने से पेशेंट पूरी तरीके से एसिम्प्टोमेटिक होने के लिए बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है।
सर आमतौर पर एक मिथ और सुनने मिलता है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो कोई दूसरा ऑपरेशन नहीं करा सकते, जैसे ऑर्थो, लीवर, न्यूरो। तो क्या ये बात सही है? इस मिथ को बस्ट करने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण शेल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जिसमें हर दिन हार्ट के पेशेंट की कोई ना कोई सर्जरी होती है। वो हो सकता है जैसे आज हार्ट के पेशेंट की यूरो सर्जरी हुई है आज सुबह, कल हार्ट के पेशेंट की ऑर्थोपेडिक सर्जरी हुई है। तो हर दिन शेल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हार्ट पेशेंट्स की सर्जरी होती है। इनफैक्ट शेल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कई बार बहुत बार पेशेंट रेफर किया जाता है कि आप हम वैसे आपकी सर्जरी कर देते हैं यहाँ पे, लेकिन चूंकि आप हार्ट के मरीज हैं तो आप एक ऐसे सेंटर में जाएं जहाँ 24/7 कार्डियक बैकअप उपलब्ध रहता है। तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट कि हमारे सेंटर को इस कैटेगरी में गिना जाता है जहाँ पर हम हर घंटे के लिए बैकअप के लिए उपलब्ध रहते हैं। तो व्यक्ति को हर तरीके की बीमारी का इलाज का हक है, चाहे वो ऑर्थोपेडिक हो, चाहे वो गैस्ट्रो हो, चाहे वो न्यूरो हो, और हार्ट के मरीज को बाकी बीमारियों का इलाज सही तरीके से मिलना चाहिए। हाँ, उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं, जिसके लिए हम पूरी तरीके से इक्विप्ड हैं और हमारे पास उसके लिए प्रोटोकॉल्स हैं। तो हृदय रोग के पेशेंट जो अपना दूसरा कोई इलाज कराना चाहते हैं, उनके लिए शेल्बी हॉस्पिटल इज द बेस्ट हॉस्पिटल करेंटली। सर इस मिथ को तो आपने क्लियर कर दिया, पर इससे जुड़ा हुआ एक और मिथ है कि जैसे हम कोई दूसरा सर्जरी कराते हैं तो पहले की सारी दवाइयाँ जो चल रही हैं वो बंद कर देनी चाहिए। क्या यह सही है? तो ये बहुत ही मिथ है कि सारी दवाइयां बंद कर दें तभी दूसरी सर्जरी हो पाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केवल ब्लड थिनर्स, और वो भी पोटेंट ब्लड थिनर, करंटली इकोस्प्रिन पे 90% सर्जरी हो जाती है एक्सेप्ट फ्लू सर्जरी। तो खून पतला करने की सारी दवाइयां बंद करने की जरूरत नहीं होती। और जिन केस में खून पतला करने की दवाई बंद करने की जरूरत होती है, उसमें भी हम लोग ब्रिज थेरेपी देते हैं, और उसके अलावा हार्ट की सारी दवाइयां चल सकती हैं। तो कई बार इनएडवर्टेंटली दवाइयां सारी बंद हो जाती है और पेशेंट को प्रॉब्लम होने लगती है। तो ब्लड प्रेशर की दवाई बंद करने की जरूरत नहीं होती, आपको अपनी शुगर की दवाई बंद करने की जरूरत नहीं होती, आपको अपनी हार्ट की बाकी दवाइयां बंद करने की जरूरत नहीं होती। सर्जरी, ओपन सर्जरी में केवल आपको ब्लड थिनर्स बंद करने की जरूरत होती है, वो भी सभी नहीं, केवल पोटेंट ब्लड थिनर्स। दिस वाज अ मिथ। सर जैसे करंटली अभी देखने में मिल रहा है, यंग लोगों में जिम करने से हार्ट अटैक आ रहे हैं, तो क्या जिम भी एक कारण हो सकता है साइलेंट हार्ट अटैक का? बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल बोलूंगा कि बहुत बड़ा मिथ है कि ऐसा नहीं होगा कि जिम करें तो जिम करने से हार्ट अटैक आ सकता है। ऐसा बिल्कुल भी गलत है। हर कोई भी एक्टिविटी, अगर आपने अपने हार्ट को कंडीशन नहीं किया और आप पहले दिन ही जाके अपने हार्ट को बहुत स्ट्रेस कर सकते हैं, तो वो स्ट्रेस इंड्यूस हो सकता है। स्पेशली उन लोगों में जो लोग स्मोकर हैं, जो लोग कोई ड्रग लेते हैं, उनकी हार्ट फ्राइबल होता है। फ्राइबल मतलब उनके हार्ट की नसों में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो उसमें फटने की संभावना ज्यादा होती है। तो अगर अचानक स्ट्रेस लिया, अचानक आप 10 किलोमीटर पर आवर पे दौड़ना शुरू कर दिए, तो आपको हार्ट की समस्या हो सकती है। ग्रेजुअल इंटेंसिटी एक्सरसाइज धीरे धीरे बढ़ाना है, और यही शायद इंडियन योगा, इंडियन सिस्टम यही सिखाता है। तो आप जिम, एक्सरसाइज सब कुछ कर सकते हैं। इनफैक्ट हार्ट के पेशेंट भी आप मैराथन दौड़ते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू प्रोसीड स्लोली इन टर्म्स ऑफ योर वेट मैनेजमेंट, एक्सरसाइज मैनेजमेंट। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि जिम जाने से हार्ट अटैक आ सकता है, इसलिए जिम जाना कम कर देना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सर हम ऐसा भी सुनते हैं कि हार्ट पेशेंट को हैवी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, मैंने अभी आपको बताया कि हार्ट पेशेंट की कैपेसिटी के हिसाब से एक्सरसाइज करना चाहिए। किसी पेशेंट का हार्ट की पंपिंग 20% है, तो उसकी कैपेसिटी है 1 किलोमीटर चलने की, 2 किलोमीटर चलने की, तो वो चल सकता है। किसी के हार्ट की पंपिंग 60% है, उसका एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, वो डेली सुबह दौड़ता है, उसकी हार्ट की रिकवरी बहुत अच्छी है, वो मैराथन भी दौड़ सकता है। तो आपको अपने फिजिशियन, डाइटिशियन और फिजियोथेरेपिस्ट की सहायता से अपने हार्ट की कैपेसिटी को समझना है और उसके हिसाब से काम करना है। जैसे आप किसी को हार्ट अटैक आता है या हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है, तो पहले दिन जाके वो 2 मंजिल सीढ़ी चढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है दिक्कत होगी। तो ही हैज टू गिव टाइम टू रिकवर हिज हार्ट, और इस रिकवरी के साथ साथ हर हृदय की अपनी कैपेसिटी होती है, तो वो अपना रिकवर कर सकता है। सर एक मिथ और सुनने में आता है मैन और मेल और फीमेल में, मैन एंड वुमेन में, कि वुमेन को ज्यादा हार्ट अटैक आने की संभावना कम होती है और मैन को ज्यादा होती है, तो क्या ऐसा है? तो एक फिजियोलॉजिकल फैक्ट है कि टिल मेनोपॉज तक महिलाएं हृदय की बीमारी से अपेक्षाकृत सुरक्षित रहती हैं, क्योंकि उनके हार्मोन मिलियो की वजह से उनको बीमारी होने की संभावना कम रहती है। दिस इज अ
नेचुरल गिफ्ट गॉड हैज गिवन। और लेकिन मेनोपॉज के बाद हार्ट की बीमारी की संभावना दोनों लिंगों में सेम हो जाती है। तो यह सी बात ठीक है कि उनको थोड़ी सुरक्षा होती है महिलाओं को, लेकिन यह भी सही है कि महिलाएं लेट प्रेजेंटर होती है। मीन्स जब अधिकांश देखा गया स्पेशली इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट कि महिलाओं को दर्द होता है तो देर से बताती है। तो इसलिए भी हमारा वुमेन्स डे आने वाला है, तो इस पे हमारा कई बार एक्सप्लेनेशन किया जाता है कि महिलाओं को अवेयर करना चाहिए किसी भी तरीके की हृदय समस्या या किसी भी तरीके की स्वास्थ्य संबंधी समस्या में हेल्थ सीकिंग बिहेवियर, जिसमें आप अपने सेल्फ केयर डे भी मनाया था हमने, उसमें आपको अपने शरीर का ध्यान रखना है और अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको शेयर करना है डॉक्टर्स से। सर, आगे मेरा सवाल आपसे है कि क्या कोलेस्ट्रॉल मेजर रीजन हो सकता है हार्ट अटैक आने के लिए? यस, कोलेस्ट्रॉल एक मेजर रीजन है हार्ट की प्रॉब्लम होने का, और इसमें खराब कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा उपयोग होता है, जिससे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का उपयोग इसलिए किसी व्यक्ति जो डायबिटिक या हाइपरटेंसिव है उसको कोलेस्ट्रॉल जब उसका बढ़ता है तो वो अलार्मिंग लेवल पे पहुंच जाता है। तो जो वो व्यक्ति जिनको पहले से शुगर, बीपी या कोमॉर्बिडिटी है, उनको अपना कोलेस्ट्रॉल किसी भी लेवल पे बढ़ने नहीं देना चाहिए। वो व्यक्ति जिनका बाकी कोई बीमारी नहीं है, केवल आइसोलेटेड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उनको ज्यादा पैनिक नहीं करना है। उनको अपना कोलेस्ट्रॉल एक लेवल तक अपनी डाइट से मैनेज करना, एक्सरसाइज से मैनेज करना। और इसमें कई बार अननेसेसरी कोलेस्ट्रॉल की दवाई शुरू हो जाती है जो नहीं शुरू करना चाहिए। तो यस, ये बात बिल्कुल ठीक है, कोलेस्ट्रॉल से हार्ट की प्रॉब्लम होती है। हमको अपना बैड कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करना है, जिसके लिए बहुत सारे तरीके उपलब्ध हैं और उनको हमको फॉलो करना है। 90% केस में वो व्यक्ति जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, डायबिटीज नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, उनको बिना दवाई के कोलेस्ट्रॉल ठीक किया जा सकता है, और इसके लिए हमारे पास सारे साधन उपलब्ध हैं। सर, आज के विषय का अंतिम मिथ मेरा आपसे यह है, क्या हार्ट अटैक जेनेटिक होता है? यस, तो प्री मैच्योर हार्ट डिसीज एक टर्म है जिसमें उम्र के पहले, जैसे 60 से 70 साल के आसपास, मनुष्य को हार्ट की नसों में ब्लॉकेज बढ़ना एक सामान्य सी प्रकृति है। जरूरी नहीं कि वो ब्लॉकेज हार्ट अटैक तक पहुंचे, लेकिन प्री मैच्योर हार्ट डिसीज जब होती है तो वो फैमिली में रन कर सकती है। उसकी डेफिनेशन बताई गई है 55, 60 और 65 साल महिलाओं पुरुष के लिए। अगर इस उम्र के पहले अगर परिवार में आपको किसी को हार्ट अटैक है तो वो आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव में आता है, इसका मतलब आपकी फैमिली में हार्ट की प्रॉब्लम है। इसको कई बार लोग गलत तरीके से समझते हैं। जैसे किसी के पिताजी को 75 साल की उम्र में हार्ट अटैक आया तो उनको लगता है कि मेरे पिताजी को भी हार्ट अटैक आया था तो अब मुझे कोई हार्ट अटैक आ सकता है, और वो पैनिक रहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। 75 साल की उम्र को प्री मैच्योर हार्ट डिसीज, फैमिली हार्ट डिसीज नहीं माना जाएगा। एक रिलेटिवली यंग लोगों में जब हार्ट अटैक आता है तब उसको फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव माना जाता है। यस, फैमिली इसमें जेनेटिक्स भी हो सकता है, फैमिली भी इन्वॉल्व हो सकती है, लेकिन उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं, वो आपके अपने फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद सर, हमारे सारे मिथ्स क्लियर करने के लिए। अंत में आप शेल्बी परिवार की ओर से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? विश्व हृदय दिवस है इस महीने, और हमारी मिथ्स एंड फैक्ट्स की सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी, और इसमें हम मैक्सिमम से मैक्सिमम जो हमारे पास डे टू डे मैसेज आते हैं, हम चाहें कि आप भी अपने क्वेश्चन हमको भेजें और हम सारे आपके मिथ्स को इस फोरम पे दूर करेंगे। और शेल्बी परिवार की तरफ से बहुत धन्यवाद सर। आशा करती हूँ सर द्वारा दी गई समस्त जानकारी आपके लिए लाभप्रद रही होगी। आपकी भी हृदय से संबंधित समस्त भ्रांतियां आज क्लियर हो गई होंगी। आगे भी हम ऐसे रोचक तथ्यों के साथ आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। शेल्बी हॉस्पिटल जबलपुर आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद।